एक गायक की मौत के बाद गैंग्स ऑफ पंजाब उभर कर सामने आ गया है। बात सिद्धू मूसेवाला की करेंगे। आप जानते ही हैं कि जिस तेजी के साथ कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन अब बात करनी जरूरी हो जाती है सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर 19 बुलेट इंजरी मिली है, जबकि कुल 23 जख्म मूसेवाला के शरीर पर थे। गोली लगने के 15 मिनट के अंदर ही मूसेवाला की मौत हो गई। 14 में से 15 गोलियां शरीर के अगले हिस्से पर लगी थी। शरीर पर 3 से 5 सेंटीमीटर तक के घाव के निशान थे। ये हम आपको बता रहे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। एक तरफ मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मर्डर को लेकर गैंगवार की आशंका से पारा गर्म होता जा रहा है। मूसेवाला मर्डर केस से कैसे बच गया पंजाब का माफिया, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भारत की बात में देखिए। पहली तस्वीर शाम 5:12। दूसरी तस्वीर शाम 5:21 और तीसरी तस्वीर शाम 5:31 और इसके 5 मिनट बाद ही सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला पर 30 से ज्यादा गोलियां चली थी, जिसमें कहा जा रहा है कि 24 गोलियों के निशान सिद्धू मूसेवाला के शरीर में लगे थे। अब आखिरी 24 मिनट का वीडियो भी मौजूद है। पहला वीडियो शाम 5:12 का है। 41 सेकंड के इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी मानसा सिरसा रोड पर रामदीता चौक से मुड़ती है और ठीक कुछ सेकंड बाद वो कोरोला और बोलेरो भी पीछा करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए जो पहले ही सामने आया था। इसमें भी सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी के पीछे कोरोला और बोलेरो है। और जो तीसरा वीडियो है वो हत्या से ठीक 5 मिनट पहले का है, यानी 5:31 पर आगे आगे थार गाड़ी जाती दिख रही है। उसके पीछे इस बार बोलेरो है और कोरोला करीब 30 सेकंड बाद रोड से गुजर रही है। इस वीडियो के करीब 5 मिनट बाद ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि पहले अपराधियों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के टायर में गोली मारी, फिर घेरकर 30 से ज्यादा गोलियां दागी। सिद्धू मूसेवाला ने बचने की कोशिश की, लेकिन घेर कर किए गए हमले में वो मारे गए। रविवार की शाम को हत्या हुई और अब गुरुवार का दिन बीत चुका है, लेकिन पंजाब की पुलिस अभी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कोरोला कार की कुंडली जरूर निकाल ली। पुलिस का दावा है कि कोरोला कार गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना की है, जो कि फिरोजपुर की जेल में बंद था। मनप्रीत मन्ना से पंजाब पुलिस शूटरों के बारे में जानकारी ले रही है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा से भी पूछताछ की। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब का अंडरवर्ल्ड 2 गुटों में बंट चुका है, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए विक्की गोंडर, बम्बिहा गैंग और नीरज बवाना गैंग खुलकर सामने आ चुके हैं। बम्बिहा गैंग से जुड़े भूपी राणा ने आज फेसबुक पोस्ट पर बदला लेने की बात लिखी। भूपी राणा ने हथियारों के बारे में बताने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हत्या के कुछ देर बाद ही कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने अपना और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखकर हत्या की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। और हम आपको बता दें कि जो आशंका है उसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल हो सकता है, उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं। हमने खास तौर पे ग्राफिक्स तैयार किए हैं। हत्या की साजिश कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार ने रची। गोल्डी बरार तस्वीर भी आप देख सकते हैं।
तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। शाहरुख नाम के अपराधी से रेकी करवाई गई। मंडोली जेल में बंद काला जठेड़ी और काला राणा ने लॉरेंस बिश्नोई की मदद की इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में। पंजाब की फिरोजपुर जेल में बंद मनप्रीत मन्नू का नाम भी साजिश में आया है। शक है कि भटिंडा जेल में बंद शरद भी इस हत्याकांड में शामिल है। हम आपको बता दें कि असल में गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और एक तीसरा शख्स विक्की मिडुखेड़ा बचपन के दोस्त थे। पिछले साल विक्की की मोहाली में हत्या हुई और कहा गया कि विक्की के हत्यारों का मूसेवाले ने को संरक्षण दिया था। इसी का बदला लेने के लिए इस गैंग ने मूसेवाला को मार डाला। अब पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। और हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई जुलाई तक टल गई हो, लेकिन इस पर रार और तकरार खत्म नहीं हो रही है। लीक हुई सर्वे रिपोर्ट में सनातनी सबूत के बाद अब तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनिए क्या है ऐलान। हम वहाँ पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। ज्ञानवापी पर फिर से मचेगा घमासान। वो क्या करेगा तो हम क्या करेंगे ये हम नहीं कह सकते। अदालत के फैसले से पहले शुरू होगा आंदोलन। धर्म के मामले में धर्माचार्य का आदेश अंतिम है। त्रिशूल, स्वास्तिक, हाथ और कथित शिवलिंग। ज्ञानवापी परिसर के लीक सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े निशान सामने आने के बाद से ही हिंदू पक्ष काफी खुश है। इन सबूतों को वो मजबूत आधार बताया जा रहा है जिससे ज्ञानवापी को मंदिर साबित किया जा सके। कोर्ट में सुनवाई भले जुलाई में हो, लेकिन इसको लेकर जंग जारी है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शनिवार से ही ज्ञानवापी में पूजा का ऐलान कर दिया है। पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये भगवान आदि विश्वेश्वर हैं जो हम सबके ऊपर कृपा करके प्रकट हो गए हैं। अब हम लोगों को उनकी पूजा अर्चना करके उनकी उपस्थिति का लाभ लेना चाहिए। परसों शनिवार के दिन हम अपने पंडितों के साथ पूजा के उपचारों के साथ उस स्थान पर जाकर के भगवान की पूजा करेंगे। शनिवार को कितने लोग और किस तरह ज्ञानवापी जाएंगे इसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इस ऐलान से ज्ञानवापी पर गर्मी बढ़ गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने जहां कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वो जगह कोर्ट के आदेश पर सील है। मामला कोर्ट में है, इसलिए वहां पूजा पाठ नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह शंकराचार्य की तरफ से ऐलान किया गया है, उससे प्रशासन के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। भारत की बात में अब बात करेंगे दिल्ली सरकार की। मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के 3 दिनों बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि अब मनीष सिसोदिया का भी नंबर आ सकता है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। ये केंद्र की सरकार से केजरीवाल की अपील है। इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की बारी है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। केजरीवाल अपने ही मंत्रियों की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करते दिख रहे हैं। उनकी इस भविष्यवाणी का आधार उनके सूत्रों से मिली जानकारी है। कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए केवल एक बात कहूँगा, अगर भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा है और न्यायालय में सबकी आस्था होनी चाहिए। तो ये तो बात की हमने कि कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मामले में आमने सामने है और अब मनीष सिसोदिया पर भी कहा जा रहा है कि तलवार लटकी हुई है। बात करेंगे शहीद विजय कुमार की। मैं शहीद इसलिए कह रही हूं कि सरकारी ड्यूटी पर बैंक में पहुंचे थे विजय कुमार और आतंकवादी ने उनको मार दिया। और ये शादी का वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं विजय कुमार का, जो कि एक सरकारी बैंक में
काम करते थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन किया था इस नए बैंक में, और वहां पर आतंकवादी ने नजदीक से उनको गोली मारकर हत्या कर दी। अब से चंद महीने पहले ही विजय कुमार की शादी हुई थी और अब ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। विजय कुमार के पिता भी हमारे साथ आज लाइव जुड़े थे मातृभूमि शो में, और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी जो है वो उसको लेकर श्रीनगर गए थे, जहां आज आतंकवादियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया और विजय कुमार की जान ले ली। कश्मीर लहू से लाल हो चुका है। हर रोज टारगेट किलिंग का शिकार एक नया चेहरा सुर्खियों में होता है। कश्मीरी पंडितों के बीच दहशत का आलम यह है कि वो सामूहिक पलायन का फैसला कर चुके हैं। हजारों कश्मीरी पंडित जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से एक ही मांग है उनकी कि उन्हें कश्मीर नहीं चाहिए, उनका ट्रांसफर उनके गृह जिले में किया जाए। 31 मई को स्कूल के भीतर घुसकर एक अध्यापिका की हत्या की गई और आज सुबह सुबह एक बैंक मैनेजर को आतंकवादियों ने गोली मार दी। सवाल सिर्फ एक है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग आखिर कब रुकेगी? अगर मुझे उस वक्त पता होता कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, मैं उनके पैर पड़ जाती, मैं उनके घर में झाड़ू मार लेती, पोछा मार लेती, मगर उनको बोलती इसको छोड़ दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी, मगर इसको छोड़ दो। क्या मतलब है सरकार का? इतना कुछ होने के बावजूद एक मर रहा, थोड़ा दूसरा मर रहा, फिर तीसरा मर रहा है। इनको परवाह होती तो क्यों मरेंगे? कश्मीर की जमीन बेगुनाहों के लहू से लाल हो रही है। मातम की चीत्कारों ने कश्मीर का कलेजा चीर दिया है। सारा माँ बाप का वही चला गया, अब क्या बोलूं। गोलियों की गूंज से थर्रा उठा है कश्मीर और पूछ रहा है कि आतंक के नाम पर बेगुनाहों की बलि आखिर कब रुकेगी? अब लग रहा है कि वहाँ ड्यूटी करना मुश्किल है, क्योंकि सर देखो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कल शाम को भी किलिंग हो गई, अभी भी इस टाइम न्यूज आ रही है कि वहाँ किसी को मार दिया गया। नहीं सर, वापस नहीं जाना चाहते सर, प्लीज हम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे यही गुहार लगा रहे हैं, हमें ट्रांसफर दे दो। हमारे साथ सर हमारे बच्चे रहते हैं, हस्बैंड भी वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कल को हम किस तरह से, आप जान पर खेल कर कौन सर वहाँ ड्यूटी देगा? ये तो जान पर बन आई है ना। अब अमरीन से लेकर सैफुल्लाह कादरी तक और राहुल भट्ट से लेकर रजनी बाला तक टारगेट किलिंग का शिकार हुए नामों की फेहरिस्त हर रोज लंबी होती जा रही है और टारगेट किलिंग का ताजा शिकार हुए हैं बैंक मैनेजर विजय कुमार। कुलगाम में इलाकाई ग्रामीण बैंक के मैनेजर, राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले, 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। उम्र सिर्फ 35 साल और सिर्फ 1 महीने पहले पत्नी को साथ लाए थे, लेकिन 2 जून की तारीख उनके लिए मौत बनकर आई। ये सीसीटीवी फुटेज कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की सबसे ताजा गवाही बनकर सामने आया है। एक मिनट 12 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो शुरू होता है तो सबसे पहले बैंक मैनेजर का कमरा दिखाई देता है। सामने का गेट खुला हुआ है। सीसीटीवी वीडियो में तारीख दर्ज है, गुरुवार 2 जून। वक्त हो रहा है 10:50 कमरा बिल्कुल खाली है। सामने एक कुर्सी दिखाई दे रही है और जो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ठीक सामने बैठे हैं बैंक मैनेजर विजय कुमार।
वीडियो शुरू होने के 19 सेकंड बाद विजय कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। विजय अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। विजय का ध्यान मोबाइल में होता है और उसी वक्त गेट पर एक शख्स खड़ा दिखाई देता है, जो धीरे से एक कदम गेट के इस तरफ रखकर पहले अंदर झांकता है। वो माहौल को भांपने के बाद वहां से चला जाता है। सीसीटीवी तस्वीरों में विजय कुमार अब फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय को कहां पता था कि चंद सेकंड बाद यहां मौत दस्तक देने वाली है। विजय फोन पर बात करते करते खड़े होते हैं और प्रिंटर मशीन के पास जाकर कुछ करने लगते हैं। 43 सेकंड बीत चुके हैं और ठीक 10:51 पर आतंकवादी फिर से बैंक मैनेजर विजय कुमार के कमरे में दाखिल होता है। वो फिर से चारों तरफ देखता है। उसके हाथ में एक काला बैग लटका हुआ है और मौका पाते ही वो विजय कुमार पर फायर कर देता है। फायर करते ही वो वहां से भाग निकलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड इलाकाई देहाती बैंक के जिस मैनेजर विजय कुमार की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये वो मोटरसाइकिल है जिस पर सवार होके वो रोज दफ्तर आते थे। कुलगाम के काजीगुंड में रहते थे जो विजय कुमार हैं। विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकियों ने बाकायदा जान से मारने की धमकी देते हुए एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में लिखा है, कुलगाम में हमारे कैडर ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हुई है। कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। जो भी बाहरी लोग इस धोखे में हैं कि मोदी सरकार उन्हें कश्मीर में बसा देगी, ये घटना उनके लिए आंखें खोलने वाली है। बाहरी लोग समझ लें कि उन्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। सोचना अभी भी देर नहीं हुई है, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इसी डर की वजह से हजारों कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए हैं। औरत को मारा जा रहा है, ऑफिस में जाके मारा जा रहा है। किस लिए? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधे है कि हमें हक नहीं है अब जीने का। शायद अब हमें हक नहीं है यहाँ पे जीने का। इन्होंने हमें इसीलिए यहाँ पे डाल के रखा है कि इनको आओ और मारो। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों की सिर्फ एक मांग है कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए। माहौल हमारे वहाँ पे बन गया है। हमारे घर वाले भी बड़े डरे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी सारी डरी हुई है। अब वहाँ पर ज्यादा देर वहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे सर। ये डर, ये दहशत इसलिए है क्योंकि आतंकवादी सरकारी संस्थानों के भीतर घुसकर टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। 13 मई को डीसी दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। 31 मई को सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षिका रजनी बाला को गोली मार दी गई और 2 जून को ग्रामीण बैंक के मैनेजर को उसके दफ्तर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। अब टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। दहशत की इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। देखने में ये सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ वो देखिए। जम्मू में टीचर रजनी बाला की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की अपील हो रही थी। मीडिया के सामने अपनी बात रखी ही जा रही थी कि तभी पीली टी शर्ट पहने एक शख्स वहां आता है और बात को बीच में ही रोककर बताता है कि कश्मीर में एक और किलिंग हो गई है। वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। ये मांग लेकर कश्मीर में पिछले 13 सालों से अधिक समय से काम कर रहे हिंदू कर्मचारी कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से रजनी बाला की हत्या की गई, उसके बाद वहां पिछले 13 सालों से काम कर रहे हिंदू कर्मचारियों ने अब मास
माइग्रेशन की है, सामूहिक रूप से पलायन किया है और जम्मू पहुंचे हैं। ये सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, रजनी बाला को श्रद्धांजलि दी है और अब यहाँ से वो सचिवालय की तरफ कूच करना चाहते हैं। मांग ये है कि जिस तरह से वहाँ कश्मीर में हिंदू कर्मचारियों को रखा गया है, वो लोग वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है, वो सुरक्षित नहीं है और उन्हें जम्मू वापस बुलाया जाए। इस पूरे माहौल के बाद सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि कश्मीर घाटी में 1990 वाले हालात पैदा हो रहे हैं। बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम, बंद करो। बीजेपी के रविंद्र रैना हो या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, सब इसी बात को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है। कश्मीर के लिए 1990 के दौर को आतंक और दहशत के लिए याद किया जाता है। जनवरी 1990 की शाम को कश्मीर घाटी में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। अचानक रात को मस्जिदों के लाउडस्पीकर और भीड़ भाड़ वाली गलियों से ऐलान किया जाने लगा, रिलिव, चलियो या गलियो, मतलब या तो भारत विरोधी तहरीक में शामिल हो जाओ या घाटी छोड़ दो या फिर मरो। कश्मीरी पंडितों के लिए ये कयामत की रात थी। अपने अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर हजारों कश्मीरी पंडितों ने पलायन का फैसला किया था। 90 में इतनी हालत बदतर हो गई कि दिन को भी ये ट्रकों में, गाड़ियों में, हर एक चीज़ में हमें डराने के लिए रफलें दिखा रहे थे। तो मजबूर होकर उन दिनों था जगमोहन यहाँ गवर्नर। जगमोहन की मेहरबानी से हिंदू कुछ बच गए हैं जो जम्मू में पहुँच गए माइग्रेंट। वो हम जानते हैं सर हम पर क्या बीती 90 में। सवाल ये है कि कश्मीर में 1990 वाले दौर के लौटने की आहट क्यों सुनाई दे रही है? ऐसा क्या हुआ कि सरकार टारगेट किलिंग को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? इसका मतलब वीकनेस है। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू टेक सिचुएशन अंडर कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट कश्मीरी पंडित्स एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी पीपल इन कश्मीर। टारगेट किलिंग को काबू करने में सुरक्षा बलों के सामने चुनौती पेश आ रही है, क्योंकि आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। बदली हुई रणनीति क्या है, बता रहे हैं कश्मीर में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। 2019 में अगस्त 2019 में 370 हटने के बाद जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स का उसमें मार गिराया गया और यही माना जाने लगा था अब कि मिलिटेंट्स बिल्कुल बैकफुट पे हैं और कुछ ही समय के भीतर मिलिटेंसी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो मिलिटेंट्स ने रणनीति अपनाई थी वो ये थी कि हर गांव, हर शहर में नए नए रिक्रूट किए गए थे जिनके हाथ में हथियार नहीं थे, जिनको सुरक्षा बलों की तरफ से हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया था। और अब इन्हीं मिलिटेंट्स के जरिए जो मिलिटेंसी की कार्रवाई है, जो टारगेट किलिंग्स हैं, वो करवाई जा रही है। अमरीन भट्ट के बारे में जब बता दूं कि उसकी हत्या करने में शामिल 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने अवंतीपुर में मार गिराया था और उनके बारे में यही बताया गया था कि वो केवल 15 दिन पहले ही मिलिटेंट संगठन में शामिल हुए थे। यानी जो रणनीति मिलिटेंट्स ने अपनाई थी वो अब सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनके हाथों में हथियार आ चुका है, जिनके बारे में कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी संगठन के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा था और यही सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। गुरुवार को बैंक मैनेजर की हत्या भी आतंकियों ने पिस्टल से की है। ज्यादातर टारगेट किलिंग में पिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उसे आसानी से छिपाया और एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाया जा सकता है। नए भर्ती किए गए आतंकियों को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और कई मामलों में तो आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स भी किलिंग में शामिल पाए गए हैं। आतंकियों का मकसद कश्मीर में एक धड़े के बीच दहशत पैदा करना है और इस मकसद में वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों कश्मीरी पंडित और हिंदू आबादी सरकार से न सिर्फ सुरक्षा की मांग कर रही है बल्कि कश्मीर छोड़कर जाने की बात कर रही है। फिर ये गवर्नमेंट के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं जो सिक्योरिटी के साथ क्यों घूमते हैं? हमारी एक ही डिमांड है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और बाद में जब पीसफुल हो जाएगा देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी हमें जहां लाने की ट्रांसफर पॉलिसी में हमें रखेंगे, हम जॉब करेंगे। तब तक हम कश्मीर में नहीं जाएंगे जब तक हमारी इस इमीडिएट डिमांड को मानेंगे नहीं। कश्मीर घाटी आतंक के साए में घिरी हुई दिखाई दे रही है और दहशत के इस पूरे माहौल के बीच 30 जून को 4 साल बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। आंतरिक समीक्षा के मुद्दे पर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि कश्मीर की धरती पर अब किसी भी बेगुनाह का एक कतरा खून भी न गिरे। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकवादी बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, लेकिन सेना भी आतंकियों को चुन चुन कर हिसाब कर रही है उनका। इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के बीच अहम बैठक हुई है और कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली का दौरा करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार टारगेट किलिंग के खिलाफ क्या नया प्लान बनाती है। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।